सारे बिल्डर और ब्रोकर चोर। आज हम दोनों ने पिक करी हैं टॉप मिथ्स अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लोगों को लगता है कि गूगल पे जाऊंगा, चैट जीपीटी पे जाऊंगा, 99 एकड़ पे जाऊंगा, प्रॉपर्टी खुद ही ले लूंगा। ऐसे लोग शायद कैंसर का भी इलाज वो शायद खुद कर लेते हैं। बहुत सारे एजेंट्स वो अब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। 1 BHK कौन से डॉक्यूमेंट बॉस? एक ही चाबी बची है, डीमार्ट की यहाँ पे आ जाओ, दिखा दूंगा। रियल एजेंट कौन है और एक खाली रील एजेंट कौन है? रील और रियल में फर्क है। रियल एस्टेट एजेंट इज गोइंग टू लिसन टू यू एंड ही इज गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एडवाइस। इन्फ्लुएंसर वो उस चीज को डॉज करेंगे। लोग ये कहते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट करते कुछ भी नहीं है और पैसा बहुत बनाते हैं। ये सारे मिथ्स जो हैं वो क्या रियल एस्टेट के लिए हैं? इतने सारे मिथ तो मैंने कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे कि रियल एस्टेट में होंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या रेंट पे लेनी चाहिए? आपने एक दुखती रथ के ऊपर हाथ रखा है आज। Hi and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. मेरा नाम है गौरव कपूर और मेरा नाम है संदीप कपूर। मैं पिछले 17 साल से गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं भी पिछले 18 साल से गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ। नहीं, हम दोनों भाई नहीं हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई, बट हम दोनों रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं और हम दोनों का टोटल कंबाइंड एक्सपीरियंस 35 इयर्स का है। हमारा आज का जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम दोनों ने पिक करी हैं टॉप मिथ्स अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री और आज हम आपको पूरा क्लैरिफाई कर देंगे कि ये मिथ है या ये सही है। सबसे पहले मिथ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लोगों को आज भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में तो आसान पैसा बनता है, बट रियल एस्टेट जो है उसमें सारे के सारे फ्रॉडस्टर्स मिलते हैं। ऐसा क्यों लगता है आज भी? क्या ये मिथ है, क्या ये सही है? रियल एस्टेट मार्केट और स्टॉक मार्केट ये दो अलग अलग मार्केट हैं और नो डाउट लोगों ने पैसा कमाया होगा स्टॉक मार्केट में और लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से लोगों ने लॉसेस किए हैं। फ्यूचर और ऑप्शंस में चले जाएं तो क्या होता है कि आपका नुकसान 800 गुना तक आप नुकसान में चले जाते हैं। तो लेकिन ऐसा मैंने कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं देखा कि जिसमें अगर उसका टाइटल क्लियर है, यानी कि पेपर्स बिल्कुल ठीक है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं मानता हूं कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। हैव यू एवर लॉस्ट द मनी? नो, यू हैवंट नेवर लॉस्ट द मनी. Money was always safe. Just that few other properties have made a lot of money and your property have made a little amount of money. That is it. बट अभी देखो ना, अब मार्केट्स का भी जो हाल है, ट्रम्प के आने के बाद मार्केट गिरना शुरू हुई, उसके बाद अब वॉर का कुछ ना कुछ खबर रोज आ जाती है तो स्टॉक मार्केट और डाउन ही दिख रही है। इस सिनेरियो में रियल एस्टेट की लोगों को याद आती है और मेरे हिसाब से रियल एस्टेट बहुत स्टेबल रहता है, स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे नहीं होता। होता क्या है, लोग 2008 भूल जाते हैं, 2009 में जो क्रैश आया था वो भूल जाते हैं, कोविड के अंदर जो क्रैश आया था वो लोग भूल जाते हैं और आजकल ट्रेडिंग के ऊपर ही सबका जोर है स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो क्रैश के साथ में वो अपस्विंग भी भूल जाते हैं लोग, जो कि रियल एस्टेट मार्केट में आई। क्रैश आया जो कि स्टॉक मार्केट में आया, लेमन ब्रदर्स का केस हुआ एंड द होल स्टॉक मार्केट वेंट डाउन, whereas in the same year real estate market went up. I'm talking about particularly Indian real estate market and then coming back to Gurgaon real estate market. क्योंकि हम दोनों का फोकस हमेशा गुड़गांव ही रहा है और हमारी एक्सपर्टीज भी गुड़गांव ही है, तो गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के बारे में तो हम लोग कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं क्योंकि हम सब ने देखा है अपनी आंखों के सामने। So very right, so very right. So here we are. I mean 2020 में जब कोविड आया, पैंडमिक आया, तो हम सब ने यही सोचा था कि ये मार्केट तो नीचे चली गई। Whereas something else happened. August, September, October, the market started to go up. और वहाँ से जो मार्केट ऊपर गई उसके बाद से आज तक वो मार्केट ऊपर ही जा रही है। हालांकि ये भी लगता है कि दैट शायद मार्केट इज स्टेबलाइजिंग, बट यू नेवर नो हाउ इट इज गोइंग टू फेयर इट। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि रियल एस्टेट में सारे के सारे फ्रॉड ही हैं और
लोगों को बल्कि रियल एस्टेट ज़्यादा रिस्की लग रहा होता है, ऐसा क्यों होता है? गौरव, इस क्वेश्चन का आंसर कई बार मुझे भी ढूंढने में दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो लोग अपनी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करते हैं और अपने आप पैसा लगाते हैं और वो पैसा उनका डूबता तो नहीं है, लेकिन वो बढ़ नहीं पाता। पास्ट की सिचुएशन में हम नहीं जाएंगे बिकॉज रेरा हैज़ कम इन, सो पीपल आर वेरी वेरी सिक्योर्ड टू एन एक्सटेंट। रेरा आने के बाद अब सिनेरियो काफ़ी चेंज है, बहुत चेंज हो चुका है। लोग सिक्योर्ड है कि दैट कोई भी डेवलपर आपको डाउन द लाइन कोई आपको आगे इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देगा जिसमें वो पूरा पैसा वहाँ नहीं लगाएगा, क्योंकि देर इज अ सिस्टम इन रेरा wherein the money is going into the escrow account. The developer cannot take away the money. रेरा आने के बाद तो मेरे हिसाब से जितने भी छोटे छोटे प्लेयर्स थे, डेवलपर्स थे, या जिनका माइंड फ्रेम ठीक नहीं था, जो वी कैन से कि जो पहले स्कैमस्टर्स थे, वो रेरा आने के बाद तो अपने आप ही शांत हो गए और अपने आप ही मार्केट से निकल गए हैं। Exactly, there is no scope for them. There is no scope at all for them. So यहाँ पर जब एक इन्वेस्टर, एक बायर, अगर वो कंसल्टेंट तक नहीं पहुंचा और उसने उसकी राय नहीं ली, तो ही इज लूजिंग आउट ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स, नॉट दैट ही इज लॉस्ट द मनी। दैट्स व्हाट आई वुड से। एग्री, ठीक है। अब मिथ नंबर 2 की बात करते हैं। एक दूसरी मिथ है कि लोगों को लगता है कि यार ये रियल एस्टेट जो है ये तो पापा का ड्रीम होता है, या ये तो पापा दादाजी के काम होते हैं, ये हमारे काम थोड़ा ना, जब उस एज पे जाएंगे तब जाके प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। अभी तो हम म्यूचुअल फंड लेते रहते हैं या थोड़ा छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। रियल एस्टेट में तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जब बड़ा पैसा होगा तब की तब देख लेंगे। वेल, यू आर राइट ऑल्सो गौरव। यू नो, अ डैड who did not buy the property in his timeline, no doubt it's a papa's dream for his son to buy it. Okay. And जो बच्चों ने आगे पढ़ाई लिखाई करके वो इस लेवल तक पहुँचे हैं कि आज 25, 30, 32 साल की उम्र में they are earning well. So they are all investing in real estate. Agree. And they have done well. Maybe उस केस में उनके बुजुर्गों ने, उनके फैमिली ने उनको सपोर्ट किया हुआ कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, एंड दिस वाज वेरी करेक्टली डन सो। तो हाँ, ये पापा का भी ड्रीम है और द यंगस्टर्स, दे आर रियली इन अ बिग वे, दे आर कमिंग अप एंड दे आर द मेन इन्वेस्टर्स टुडे. They are taking the home loans. They have that kind of a liquid cash available to them in the form of their salaries, which are quite lucrative these days. Guys, those who are working with all these MNCs and गुड़गांव में अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव में जो कम्युनिटी आज की डेट में आपको दिखाई देती है, दे आर मेजरली यंगस्टर्स, एंड दैट्स वेयर इट इज। उनके पैकेजेस इतने हाई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके जॉब की सैलरीज इतनी हाई हैं कि अब वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाके जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही लेना ज़रूरी है कोई। So very true, and they may be living in a rented accommodation, but they are paying for their dream. Side by side, which they are going to realize it in 3 years, 4 years, 5 years from now. And also they can see their money growing at the very same time. हाँ, लोगों को वेट नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये सलाह देता हूँ कि भले छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहो। एक तो होम लोन लेने से डरना नहीं चाहिए। आप अगर आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है तो यू शुड टेक अ होम लोन एंड बाय अ प्रॉपर्टी, एंड मे बी छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। Maybe start with a 1 bedroom, maybe start with a 2 bedroom. Don't think कि मैं अपना ड्रीम होम ही खरीदूंगा। स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहो, और जैसे जैसे वो ग्रो करती रहेंगी वैसे वैसे फ्यूचर में आप अपनी ड्रीम होम भी ले सकते हो। बहुत सही कहा आपने, और इंडीड आपने किया क्या है कि अपने क्वेश्चन में ही अपना आंसर भी आपने दे दिया है, और बहुत ब्यूटीफुली दिया है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जिस तरीके से वो लोग इस चीज़ को बैलेंस आउट कर पा रहे हैं और अपने पापा का ड्रीम भी जी रहे हैं और अपना ड्रीम भी जी रहे हैं। ठीक है, अब मिथ नंबर 3 पे आते हैं। लोग ये कहते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट करते कुछ भी नहीं है और पैसा बहुत बनाते हैं। तो क्या ये मिथ है कि उनकी जेलसी है, या उनको ऐसा क्यों लगता है कि ब्रोकर करता कुछ नहीं है, पैसे लाखों में ले जाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि उसको अच्छी कमीशन मिलती है और खरीदने वाले का डिसीजन जो है वो सिर्फ उसका अपना होता है। देयर इज नो गाइडलाइन। इफ दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, देन नो। एक ब्रोकर को, एक कंसल्टेंट को कंसल्टेंट बनने के लिए
क्या कुछ उसको करना पड़ता है, ये एक विषय है। इसको पूरा हम स्टडी कर सकते हैं या इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कॉरपोरेट चलता है उसी तरह एक कंसल्टेंट का ऑफिस चलता है, जिसमें उसने हर रोज़ रिसर्च करनी होती है, उसको हर डेवलपर के उसको मुलाकात करनी होती है, उसके प्रोडक्ट को स्टडी करना होता है, रिलेशनशिप्स बनाने मार्केट में रिसर्च करनी पड़ती है। वो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है ना, वो तो लोगों को दिखता नहीं दिखाई देता गौरव। और उस चीज़ को अगर समझा जाए तो उसको समझने में इतना समय लग जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे चलती है वैसे ही एक कंसल्टेंट का ऑफिस चलता है। उसके पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एडवाइस होती है, उसके पास एक लॉयर की भी एडवाइस होती है, उसको ज़मीन को भी एवेल्युएट करना होता है जिसके ऊपर डेवलपर कुछ लेके आ रहा है या बना रहा है, कि उसकी क्या वैल्यू रही होगी, एंड the kind of a value which developer is bringing it up there into that area, that also has to be valued and evaluated properly, जिसके बाद वो प्रोडक्ट आता है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि इस डेवलपर की बैकग्राउंड और इसने क्या डिलीवरी दी है, किस समय से दी है, कितनी कंप्लेंट इसके पीछे हैं या नहीं है। उन चीज़ों को देखने के बाद ही एक कंसल्टेंट ये कहता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है। मेरे पास तो जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, मैं तो सिंपल कहता हूँ, मैं कहा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक विजिट के आजकल 5-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। डॉक्टर 1 मिनट के लिए देखता है और 5 हज़ार रुपये ले जाता है, उनसे तो कोई नहीं पूछता है जाके। सिमिलरली शाहरुख खान एक फीता काटने आता है और उसके 2-4 करोड़ रुपए ले जाता है, उससे भी कोई नहीं पूछता। नोबडी नोज अबाउट इट कि शाहरुख खान कैसे बना। बिल्कुल ठीक है। उसने उसके पीछे कितनी मेहनत करी, वो कहाँ से आया, कहाँ तक पहुंचा, ऑल दैट पीपल डू नॉट नो। सी, हर इंडस्ट्री के अंदर देयर इज अ मिडल मैन, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरर से माल जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास या एक मिडल मैन के पास, फिर वो माल जाता है रिटेलर पे और फिर वो माल जाता है एंड यूज़र के पास। तो जब एंड यूज़र के पास जाता है तो उन सबको जो बीच में चेन के अंदर लोग हैं, उन सबको तो बीच में कमाना ही है ना। और मेरे को ऐसा लगता है रियल एस्टेट एजेंट तो सबसे कम कमाता है। कौन है जो 1% पे काम करता है? आपने एक दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है आज। सो गौरव, ये तो एक ऐसा पेन पॉइंट है जहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट जो कस्टमर है, जो बायर है, उसको लगता है कि दैट वो बहुत ज़्यादा कमीशन दे रहा है और उसकी आंख इस पर नहीं होती कि वो क्या कमा रहा है, क्या ले रहा है। उसकी आंख इस पर ज़रूर होती है कि मुझे कमीशन देनी पड़ रही है। 5 करोड़ की पेमेंट कर देंगे प्रॉपर्टी की, 5 लाख कमीशन देने में उनको फिर प्रॉब्लम होती है। Whereas another thing, rest of the world, it can be US, it can be Canada, it can be Dubai. So we are talking about the economies which are stable. The commission is not less than 4%. I agree. Here he's paying 1 or 2% commission, and yet sometime or most of the time आपसे पूछा जाता है कि आप कमीशन में क्या डिस्काउंट करोगे। एक प्रोफेशनल से जब ये पूछा जाता है कि आप अपनी कमीशन को छोड़ दीजिए, तो जो उस समय आपको महसूस होता है, मुझे भी वही महसूस हो रहा है गौरव। आपने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि एक एजेंट की रोजी रोटी उसी से चलनी है, एक एजेंट का घर उसी से चलना है, क्योंकि कमीशन नहीं कमाएगा तो फिर वो कमाएगा कहाँ से। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पास्ट में जो हम सुनते हैं कि हमारी बैकग्राउंड कुछ बहुत अच्छी नहीं रही, शायद उसमें कहीं पर कस्टमर का रोल तो नहीं था कि उसने कहा कि मैं कमीशन नहीं दूंगा, तो ब्रोकर ने सोचा मैं दूसरी तरफ से ले आता हूँ। अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी ना फिर। सो इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर अ ब्रोकर, एंड इट हैज़ टू बी सीन इन अ लाइट वेयरइन he should be paid up what he's deserving it. तो अगर हम उसकी थाली में ना देखें और हम ये देखें कि हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है, हमें क्या कंसल्टेंसी मिल रही है कि नहीं मिल रही, हमें डायरेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही, हमारे को गाइडलाइन जो मिल रही है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सो जब हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो शायद हमारी इस फील्ड में आप देखेंगे, हालांकि इस समय बहुत अच्छा टैलेंट और बहुत यंग बच्चे आ रहे हैं और जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और कुछ लोग तो बाहर जाकर पर्टिकुलरली रियल एस्टेट कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ अभी
शायद उतने अवेलेबल नहीं है, Yeah. which is going to be another issue which we'll discuss in one of our podcasts, कि how a real estate broker should have a qualification. I This agree. is also going to be a topic of our discussion sometimes. ठीक है, एक नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। एक बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते रहते हैं, बहुत सारी रील्स आती रहती हैं, बाय लैंड बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर। इज दिस ट्रू या बस एक अच्छी सी टैगलाइन ही है ये? I will say, गौरव, कि हमें ना एलन मस्क के साथ जाकर वो wherever he selling मार्स पे जाके शायद हमें लैंड खरीदनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि द लैंड इज रियली नॉट बीन मेड एनी मोर। एंड ये हमारे बुजुर्गों ने भी कहा था और कई बार कहा था, लेकिन हम शायद उसको समझ नहीं पाए, एंड दैट इज द रीजन जो हमने 250 रुपये गज में जो DLF की लैंड खरीदी थी आज हम उसको 4 लाख रुपए गज में बेच रहे हैं। और आने वाले समय में शायद वो कितना प्राइस होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, वो होने ही वाला है। बाय ऑल मीन्स इट इज गोइंग टू बी। जिस हिसाब से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से पैसा आ रहा है, तो लैंड तो महंगी होती जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई और आ नहीं रही, लैंड और बन नहीं रही, तो डिमांड आएगी तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। डिमांड तो रहेगी गौरव, चाहे पॉपुलेशन बढ़े ना बढ़े। आई एम श्योर दैट वी विल बी ऑन टू हम देख रहे होंगे कि हम अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से कंटेन करें, अपने इसी को संभालने, यही बहुत बेहतर है हमारे लिए। लेकिन यस, डिमांड है, डिमांड रहेगी और आती ही रहेगी और प्राइसेस बढ़ते ही रहेंगे। देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स जबकि प्लेटू बनेंगे बीच में, और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी। अभी तो पिछले 3-4 साल में हमने प्लेटू भी नहीं देखा। जब से हम देख रहे हैं तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि मार्केट में चीज़ें बढ़ती ही चली जा रही हैं, और वो सिर्फ डिमांड बाय द एंड यूजर एंड डिमांड बाय द इन्वेस्टर। एंड व्हाई इज इन्वेस्टर कमिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू मे हैव इट फॉर सम अदर टाइम। सो मतलब जब तक कि इलॉन मस्क हमें मार्स पे नहीं पहुंचा देता, या कोई चांद के ऊपर कोई नई कॉलोनी नहीं कट जाती, तब तक तो यहीं पे ही रहना है सबको। जी, तब तक यहीं रहना है और यहीं कॉलोनीज बनानी है, और उन कॉलोनीज को बनाने के लिए मुझे नहीं लगता दैट वी हैव सफिशिएंट लैंड अवेलेबल। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने जो खेती बाड़ी वाली जो ज़मीन है उसी को हम हम हाई राइजेस बना रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। कब तक करेंगे आप क्या जंगल काटेंगे? एग्री, जंगल नहीं काट सकते, यू हैव टू लिव हियर इन, सो द लैंड प्राइसेस आर गोइंग टू शूट बाय ऑल मींस। ठीक है, नेक्स्ट मिथ पे आते हैं। एक ना बहुत सारे लोग आजकल ये बता रहे हैं कि यार प्री लॉन्च, प्री लॉन्च, रेरा से पहले वाला लॉन्च, रेरा के बाद वाला लॉन्च, एक ही प्रोजेक्ट को कितनी बारी बिल्डर लॉन्च करता है बेचने के लिए। एक फ्लैट बेचने के लिए इतने सारे लॉन्चेस की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे गौरव कि कोई भी अच्छी मूवी बनती है, वो शाहरुख खान की या अमिताभ बच्चन की है, तो उससे पहले उसके सॉन्ग्स रिलीज होते हैं। या बिल्कुल होते हैं, और फिर उसके साथ में उसका एक ट्रेलर आता है। बिल्कुल, और ये ट्रेलर आता है 2-4 महीने पहले। और इसी के साथ में उनकी कुछ शोज हो रहे होते हैं अबाउट द मूवीज, दे आर प्रमोटिंग इट, प्रमोशन शोज हो रहे होते हैं, जगह जगह जाके मूवी को प्रमोट कर रहे होते हैं। So what is that all about? Why are you talking about only and only against real estate? And this is not a myth. See, हमारी इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इतने लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर आगे आते हैं और वो पैसा लगाते हैं। और पैसा कब लगाते हैं? जब वो पूरा स्टडी कर लेते हैं, उनका कंसल्टेंट उनको बताता है पैसा कहाँ लगाना है, तो प्री लॉन्च में लगाते हैं। जो प्री लॉन्च में नहीं लगा पाते वो लॉन्च में लगाते हैं। और उसके बाद जब एंड यूजर आता है तो एंड यूजर को वही प्री लॉन्च और लॉन्च वाले लोग जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना माल बेचते हैं। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। DLF is a brand name. DLF probably brought in Arbor about 1.5 years back, if I am not wrong. आज मेरे ख्याल से उसका प्रीमियम जो चल रहा है वो कहीं पर भी 3 और 4 करोड़ के बीच में चल रहा है। वाओ, Wherein people must have invested about 3.5 crores. तो 3 करोड़ लगा के 3 करोड़ प्रीमियम चल रहा है DLF, उससे भी ज़्यादा शायद। अच्छा, अमेजिंग। In 1.5 year. So what more? What do I have to say? So this is one example. And इसी तरह कई और सारे एग्जाम्पल भी होंगे। बिल्कुल है। अभी जैसे मैं तो सबको यही कहता हूँ, एप्पल का जब नया फ़ोन आने वाला होता है
तो 4 महीने पहले 5 महीने पहले कमिंग सून शुरू हो जाता है। और जब लॉन्च करते हैं तो मॉल्स के बाहर, एप्पल स्टोर के बाहर लाइनें लगती हैं। तो वो एक हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ता है कि एक नई चीज़ आने वाली है, ताकि लोग वेट करें और जब आए तो लोग उसको खरीदें। तो आई थिंक वही यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर्स भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो प्रमोट करते हैं, लेकिन प्रमोट ऐसी ही चीज़ को किया जाता है जिसमें कुछ वैल्यू होती है। एग्री। सी, रियल एस्टेट से ज़्यादा बेटर वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? एक फ़ोन में मिलेगी क्या? एक नहीं। फ़ोन में एक वट एवर द यूजेज ऑफ द फोन इज, इट्स मोर ऑफ अ कंप्यूटर टुडे, बट at the end of the day you are putting money and you are making money, or you are securing your future, or you are buying your dream home. So keeping that thing in mind, what can be more stable than real estate in that case? एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कस्टमर कहता है कि मार्केट बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, एक एजेंट कहता है कि कस्टमर का मूड स्विंग बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये कैसे चलता है? मतलब एक तरफ हम मार्केट को संभालते रहते हैं, एक तरफ हम क्लाइंट के मूड स्विंग्स को संभालते रहते हैं, कभी कहते हैं लेना है, कभी कहते हैं नहीं लेना है। ये कैसे चलता है? देखिए, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो एंड यूज़र होता है जो कि अभी पहली बार लेने आ रहा है, तो वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। ओके। उसको अगर सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, सही कंसल्टेंट वो ढूंढ नहीं पाता, तो ही इज इन अ डायलेमा, वेयर टू बाय, वेयर नॉट टू बाय, कब खरीदूं, कब ना खरीदूं। और कई बार ये होता है कि स्टेशन पर से गाड़ी निकल जाती है और पीछे जो दूसरी गाड़ी आती है वो फर्स्ट एसी की गाड़ी होती है, उसमें जनरल बोगी होती ही नहीं। तो ऐसा होता है, और ऐसा कई बार जो लोग काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई बार उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग अबाउट मार्केट टूट जाएगी तब ले लेंगे। सो ये मार्केट टूटते हुए किसने देखा? हाँ, प्लेटूज मैंने ज़रूर देखे हैं, लेकिन मार्केट टूटते हुए का शायद एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा नहीं है, लोगों को होगा। तो मार्केट टूटने की वेट करना रियल एस्टेट में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समझदारी का इशू नहीं है। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर वेट ही करता रह जाता है और एजेंट प्रॉपर्टी दिखा दिखा के थक जाते हैं, बट वो स्टिल डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत बार होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ रोज होता है। 40-50 प्रॉपर्टीज दिखाने के बाद भी कई बार कस्टमर फाइनल नहीं कर पाता। वो फर्स्ट टाइम खरीदने वाले लोगों में खास तौर पे ये चीज़ देखी जाती है, दे आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ वेरियस काइंड्स, वेदर आई एम बाइंग द राइट प्रॉपर्टी, इज दिस द राइट प्राइस, एंड सो फोर्थ। But I would only say to all the people generally here that चाहे वो उस एज ग्रुप का हो जिसको हम जेनजी बोलते हैं आज, या वो उससे जो लोग अपना 10-15-20 साल से पैसा कमा के और आज इन्वेस्ट करने वाले हैं, कि रियल एस्टेट में every time is the right time. Get inside, hold your horses there, and get invested. ठीक है, अब नेक्स्ट मिथ पे आते हैं। इसमें ये कहते हैं लोग कि प्रॉपर्टी प्राइसेस हर साल डबल हो जाएंगे। हमने भी ऐसी गलती करी है, एजेंट्स भी ऐसा बोलते हैं कि बस आप प्रॉपर्टी ले लो, अगले साल ये डबल होने वाली है। क्या ये सही है या ये मिथ है? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ, पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो लोगों ने डबल होती हुई प्रॉपर्टीज देखी हैं। बिल्कुल देखी। और हमेशा वो डबल होती रहेंगी, that's not true. हर साल तो डबल नहीं हो सकती प्रॉपर्टीज, एंड you have to have an entry point. इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको देखकर चलने पड़ते हैं, बट रेडी टू गेट इन्वेस्टेड, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। और प्रॉपर्टी हैज़ बीन डूइंग वेल इन आवर कंट्री पर्टिकुलरली। लोगों को ज़मीन से बहुत प्यार है, घर से बहुत प्यार है, उनके इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, तो स्टे इन्वेस्टेड। एंड आई थिंक पिछले 5 साल की अगर हम जर्नी देखें तो कई एरियाज में तो डबल भी हो गए हैं और 4 गुना भी हो गए हैं। बिल्कुल, जैसे आपने द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम लिया, जहाँ पे 6,000 में प्रॉपर्टी बिकती थी पर स्क्वायर फीट, वहीं पर आज 22,000 रुपये में भी प्रॉपर्टी बिक रही है सेम लोकेशन पे। तो ऐसा होता है, ऐसा हर साल नहीं किया जा सकता, ये रिपीटेबल मॉडल नहीं है, बट साइकिल्स आती हैं और किसी साइकिल में आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलता है, किसी साइकिल में शायद थोड़ा कम गेन मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप 2020 से लेकर और 2025 तक ही देख लें, लोगों ने अपना पैसा 3 गुना
3.5 गुना तो कर ही लिया. बिल्कुल ठीक है. Nobody ever thought about it. Since we specialize little more into the builder floors, Yeah. जो builder floor 1.25 करोड़ रुपए में मिला करता था, मैं कहता हूँ 200 गज वाला आसानी से मिला करता था, आज वो आपको 3 करोड़ में भी शायद मुश्किल से मिलता है. क्या बात कर रहे हो आप? जी, जी, 1.25 जी. करोड़ वाला ब्रैकेट गुड़गांव में खत्म हो गया बिल्डर फ्लोर में. मुझे तो दिखाई नहीं देता कि फिर 1.25 करोड़ में कोई बिल्डर फ्लोर आपको आज की डेट में मिल जाए. हाँ, बट मेन बोल रहा हूँ. आज से 5 साल पहले तो 1.25 करोड़ एक अच्छा बजट होता था, बट मेरे ख्याल से गुड़गांव ने जिस स्पीड पे ग्रो किया है, इसीलिए शायद गुड़गांव आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द कंट्री है. It is, by all means, it is. You have seen it. 2021, I don't even say 2020, Yeah. because 2020 के एंड में जाकर हम लोगों ने इस मार्केट को मूव होते हुए देखा तो 2021 से लेके 2025 या 3 से 4 गुना पैसे. बट अब स्टार्टिंग रेंज क्या है? अगर किसी को गुड़गांव में इन्वेस्ट करना हो, एक रेजिडेंशियल में एक अच्छा 3 बेडरूम लेना हो, तो कहाँ से रेंज स्टार्ट होती है? बिल्डर फ्लोर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 2.25 करोड़ से नीचे आपको कुछ भी मिलेगा. 180 गज की अगर हम बात करें तो आप बात करते हैं 2.25-2.5 करोड़ की बात करते हैं, वहां से आप स्टार्ट करते हैं. तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो था, जो हमें लगता था कि 50-60 लाख में घर मिल जाएंगे गुड़गांव में, वो खत्म हो गया सिस्टम. लोगों की इनकम भी बढ़ी है Okay. गौरव, तो अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ा सा आगे उसका जो पैरामीटर्स है वो चेंज हुए हैं. ओके. तो 2.5 करोड़ शायद इज द पॉइंट लाइन फ्रॉम वेयर पीपल स्टार्ट टुडे. वाह, ठीक है. अब एक नेक्स्ट मिथ पे आते हैं. अभी आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो अब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एक रियल एस्टेट एजेंट बन रहे हैं. तो एक क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि एक रियल एजेंट कौन है और एक खाली रील एजेंट कौन है? देखिए, एक जो रियल एस्टेट का इन्फ्लुएंसर है जिसको Yeah. हम बोले, he gives you the goosebumps अच्छा. because he has to sell a particular product. He's उनके- talking about, he's hyping around. मतलब वो एक सपना दिखा रहे हैं और बहुत मजा आता है उनके वीडियोस देख देख के. And he makes you feel that if you miss out on this, हाँ. you lost the train. अच्छा. Whereas a real estate agent is going to listen to you and he's going to give you a practical advice, ओके. whatever it is. And he's going to listen to you and listen to your requirement. ओके. तो उसमें बहुत फ़र्क है, रील और रियल में फ़र्क है. लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स भी हैं जो लोग कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल जिनके कर रहे हैं. पास पिछले 10 15 20 सालों का एक्सपीरियंस है. तो वो लोग शायद अगर इन्फ्लुएंसर, मैं इन्फ्लुएंसर तो नहीं कहूँगा, इन्फ्लुएंसर विल बी अ रॉन्ग थिंग टू से, if they are the ones, those who are making content, Yeah. they have that experience and they really have the content to make. और अगर आपको देख के भी पता चल जाएगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा ना, उसके टॉपिक्स जो होंगे या उसका जो कंटेंट भी होगा ना, वो मोर एक्सप्लेनेटरी होगा. और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो मिथ्स हैं उनको कैसे बस्ट करना है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, उनके टॉपिक्स उस तरह के होते हैं, शायद मोर एजुकेशनल टॉपिक्स होते हैं उनके. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि Yeah. कौन इन्फ्लुएंसर है कौन कंसल्टेंट है, उसके आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ. नंबर 1, दैट रियल एस्टेट कंसल्टेंट विल ऑलवेज हेयर यू आउट. ठीक है. वो आपकी रिक्वायरमेंट को हमेशा ध्यान से सुनेगा. जब वो सुन लेगा उसके बाद भी शायद उसके कुछ और सवाल होंगे जो आपसे पूछेगा और उसके बाद वो अपनी एडवाइस देगा. पॉइंट नंबर 1. अगर रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर और कंसल्टेंट के बीच में आपने आइडेंटिफाई करना है तो सेकंड पॉइंट इज यू आस्क हिम, यू आस्क अ पर्सन, टेल मी 3 properties, 3 such projects which Yeah. I should not buy. ओके. A consultant will be able to answer that. Influencer will be, may or may not be able to answer that. एग्री. तो वो उस चीज़ को डॉज करेगा. Yeah. जहाँ तक मुझे समझ में आता है, दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन आइडेंटिफाई. बट अभी तो मैंने ये भी देखा है, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं वो अब रियल एस्टेट के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, वहाँ से जो भी लीड आती हैं उसके ऊपर खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं. और वो खुद ही सोचते हैं यार प्रॉपर्टी बेचना तो आसान है, उसमें करना ही क्या होता है, बस 2 प्रॉपर्टी के वीडियो बनाओ, लीड आएगी, उनको प्रॉपर्टी दिखा दो.
बट ऐसा मेरे को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे फंसेगा क्लाइंट को इवैल्यूएट करना है कि क्या मैं एक असली एजेंट से बात कर रहा हूँ या मैं खाली एक रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर से बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी होता क्या है कि अगर वो क्लाइंट या अगर वो एक कंसल्टेंट से मिल चुका है और उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर से मिलता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, अच्छा। बिकॉज कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस जब उसको मिलता है, उसको जो भी एडवाइस मिलती है पॉजिटिव और नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ क्या लेना है क्या नहीं लेना है और क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस बजट में लेना है, कौन सी लोकेशन पर लेना है, वो शायद एक इन्फ्लुएंसर नहीं दे पाता। बिकॉज एक इन्फ्लुएंसर के पास सिर्फ और सिर्फ एक या दो प्रोजेक्ट होते हैं जिसको उसने इन्फ्लुएंस करना होता है, ओके। तो वो उसके अलावा कुछ बात कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्लाइंट को थोड़ी सी इतनी स्टडी जरूर करनी पड़ेगी कि मुझे जाना किसके पास है। एग्री। कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, यस, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो थोड़ी सी इतनी स्टडी करने के बाद रीच आउट टू अ गुड कंसल्टेंट थ्रू अ रेफरेंस और अदरवाइज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, I would also say a consultant who has become an influencer, I would again reiterate by saying not an influencer but a content creator. Yes. So he can surely go to him, take his advice, understand and listen to whatever the contents he has made, because वो कंटेंट आप पढ़ के नहीं बोल सकते। एग्री। एक नेक्स्ट मेथ और आती है जिसमें लोगों को लगता है कि मैं अपनी रिसर्च करके प्रॉपर्टी खुद ही ले लूँगा और मेरी रिसर्च सबसे बेस्ट होगी और मैं गूगल पे जाऊँगा, चैट जीपीटी पे जाऊँगा, 99 एकड़ पे जाऊँगा और पूरी रिसर्च करके फिर मैं प्रॉपर्टी खुद ही ले लूँगा। एक रियल एस्टेट एजेंट की क्या ज़रूरत है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे लोग शायद वो लोग होते हैं जो केमिस्ट पे जाके दवाई लेते हैं और अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। उसमें शायद कैंसर भी का भी इलाज वो शायद खुद कर लेते हो। सो टेल मी, आई मीन, have you ever done something like this, or you have seen such people, those who have gone to the YouTube and seen कि एक डेंटिस्ट की प्रॉब्लम, यानी कि दांत में कोई प्रॉब्लम है, आपने 6 डिफरेंट यूट्यूब्स देखी और उसके बाद आपने अपनी सर्जरी खुद कर ली। सो सी, फॉर एवरीथिंग, यू नो गौरव, हम लोग एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं। एग्री। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, we pay their fees because they have a specialization. They have spent so many number of years. एक डॉक्टर आपसे जो 1000, 2000, 5000, 10,000 जो फीस ले रहा है, उसने कितने साल पढ़ाई की है, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस की है उसने, वो आज इस लेवल पे पहुंचा है कि वो आपसे 5,000 या 10,000 की फीस ले रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उसने कितनी मेहनत की होगी। सिमिलर वे में एक कंसल्टेंट ने कितना सब कुछ किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यही वो लोग हैं जो कई बार शायद गलत हाथों में पड़कर अपनी रिसर्च करके और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिसकी वजह से आपने बोला था ना कि लोग उंगलियां उठाते हैं स्ट्रीट के ऊपर। शायद ऐसे कुछ रीज़न है कि लोग उंगलियां उठाते होंगे और फिर सारी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि रियल एस्टेट मुझे सूट नहीं किया। जी। और उसमें एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, यू नो, हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, ब्रोकर एंड ए कंसल्टेंट। ओके। अ ब्रोकर इज़ अ पर्सन विच पीपल थिंक, सो मैं उनकी परिभाषा आपको दे रहा हूँ जो कि लोग जानते हैं या समझते हैं, कि मुझे वो प्रॉपर्टी दिखा दीजिए जो मैंने पसंद की है, क्योंकि डेवलपर आपको डायरेक्टली नहीं दे रहा है। तो ब्रोकर वहाँ जाता है, आपको वो प्रॉपर्टी उनके थ्रू दिखाता भी और दिलवा भी देता है, और शायद जो भी उसको कमीशन मिलती होगी उसमें से आधी कमीशन वो आपको पास ऑन कर देता है। बिल्कुल। एंड टुमारो यू हैव अ प्रॉब्लम दैट ब्रोकर इज नॉट ट्रेसेबल। हियर इज अ कंसल्टेंट who probably says that this is not the property I would recommend. If you want to buy it, go and buy it yourself. Go buy it through any other broker. बिल्कुल ठीक है। We have done in our lifespan number of times. I'm talking about the lifespan in terms of as many number of years I have worked in this field. और शायद आपने भी ऐसा जरूर किया होगा। जानते बूझते आप किसी को गलत रास्ते पे नहीं डाल सकते, उस आदमी को कंसल्टेंट बोला जाता है। संदीप सर, अब आते हैं सबसे बड़ी मिथ पे जो कि यूट्यूब पे हमेशा चलती रहती है कि प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या रेंट पे लेनी चाहिए। इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं जरूर खरीदिए। आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है, आप आज 2 BHK ले सकते हैं, 1 BHK ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट
बाय इट राइट नाउ। बट लोगों को ऐसा लगता है कि अभी गिरेंगे प्राइसेस फिर ले लेंगे, थोड़ा सा रुकते हैं, बस गिरने ही वाले हैं। अभी जैसे स्टॉक मार्केट गिरी है, ऐसे रियल एस्टेट भी एकदम से गिर पड़ेगी, फिर ले लेंगे। चलो देखते हैं। आज हमने पहले भी कहा कि अभी हम ऐसी सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में, तो शायद लोग बात कर रहे होंगे कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बिल्कुल गिर जाएंगे। या देखते हैं क्या होता है। लोगों को तो बहाना चाहिए हर बारी, बस उनको ऐसे ही लगता है प्रॉपर्टी गिर जाएगी, अब प्रॉपर्टी गिर जाएगी, बट गिरती नहीं है कभी भी। मैंने गिरती हुई प्रॉपर्टी देखी नहीं, हाँ प्लाटू बनते हुए ज़रूर देखे हैं या कि प्रॉपर्टी रुक जाती है। क्या रुकने पे आप प्रॉपर्टी लेते हैं? कहा यह जाता है, हालांकि मैं इतना स्टॉक नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने यही समझा है, यही सुना है कि जब स्टॉक प्राइसेस जा रहे हों ऊपर, तब आपको खरीदना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? दोनों जगह आप पैसे कमाते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। तो आई वुड से कि दैट प्रॉपर्टी इज टू बी बॉट वेन एवर यू हैव द फंड्स, यू मस्ट गेट इन। आई एग्री। You have no such instruments or ways and means to get to know कि प्रॉपर्टी कब गिरेगी, कब उठेगी, क्या होगा। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो डिमांड और सप्लाई की वजह से चलते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी बात करी कि ज़मीन तो और मैन्युफैक्चर होने वाली है नहीं। अभी हमने देखा अदानी की एक न्यूज़ आई, कोई यूएस में बैठी कंपनी हिंडरबर्ग, उसने कोई रिपोर्ट निकाली और अगले दिन ही उनके प्राइसेस गिरने लग गए। आप मानोगे नहीं, 2500 वाला स्टॉक उनका 900 रुपये तक आके गिर गया। अब किसी ने ये भी चेक नहीं किया कि वो न्यूज़ सही भी है कि गलत है, बट बस अगले दिन ही प्राइसेस गिरने स्टार्ट। अब रियल एस्टेट में यही चीज़ अच्छी भी है कि किसी भी एक न्यूज़ से ना प्रॉपर्टी एकदम से गिरती है ना एकदम से बढ़ती है। रियल एस्टेट इललिक्विड है, इसी वजह से कोई एक डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल एस्टेट ऑलवेज हैज़ बीन स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, या और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आपका टाइटल क्लियर है, या अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं खरीदते, आज खरीद ली और 2 महीने बाद बेच दूंगा। अगर ऐसा कुछ लोग करते हैं तो वो वाकई में बहुत समझदार हैं और वो ऐसा पैसा कमा सकते होंगे। बट प्रॉपर्टी में जो भी आदमी पैसा डालता है वो लॉन्ग टर्म के लिए डालता है। या और वो लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, 1-2 साल से लेके 20 साल, व्हाटएवर। वेयर स्टॉक मार्केट प्लेज एंटायरली डिफरेंटली। एंड स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, इमोशंस के ऊपर प्ले अप करती हैं। रियल एस्टेट इमोशन से प्ले अप नहीं होता। हालांकि एक इंडियन के लिए वो इमोशनल वैल्यू जरूर होती है, जिसके बेसिस पे वो अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ जाता है। हालांकि मैं उसके भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके लिए बेचनी मुश्किल हो जाती है, आगे चलना मुश्किल हो जाता है। मैं जैसे आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप अगर 1 BHK भी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खरीदिए, कल 2 BHK खरीदिए, उससे बड़ी प्रॉपर्टी खरीदिए। तो दीज आर द पैरामीटर्स। सो रियल एस्टेट इज अ स्टेबल मार्केट। रियल एस्टेट इज वेयर यू अल्टीमेटली जनरेट योर फ्यूचर, you secure your future, and you stay there in the property, which has a emotional value also. एग्री। इसी टॉपिक से एक और मिथ है जिसमें ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस सिर्फ ऊपर ही जाते हैं, कभी भी नीचे नहीं गिरते। इट ऑलवेज गोज अप। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ना इस पे आपसे एक बात पूछनी है। ये सारे मिथ जो हैं वो क्या रियल एस्टेट के लिए हैं? इतने सारे मिथ तो मैंने कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे कि रियल एस्टेट में होंगे। आज छाट के लाया हूँ ना मैं, एक टॉपिक सारा खत्म कर देना है। सो आपने प्रूव कर दिया कि रियल एस्टेट में रहने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। 100%। यू हैव डन इट। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस, मैं तो सबको यही समझाता हूँ कि हमेशा ऊपर कुछ भी नहीं जा सकता, और हर साल कभी भी प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल होंगे तो फिर तो वो बबल ही बन जाएगा बिल्कुल। तो रियल एस्टेट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। रियल एस्टेट जो है स्टेबल भी हो जाता है, तो उसके लिए साइक्लिकल होता है और वो हमेशा साइक्लिकल ही रहेगा।
आपने मुझे लगता है एक शेर बना दिया है इसका, जो हर साल डबल होगा, बबल होगा। ये एक नया हमारा टैगलाइन बन जी गया जी है। जी, दिस इज अ टैगलाइन, विल वर्क ऑन दिस आल्सो। तो हाँ, आई मीन शेयर मार्केट की तरह रियल एस्टेट नहीं है, और रियल एस्टेट जो है वो हमेशा हर साल डबल नहीं होती है। Yeah. वो आपको वैल्यू ज़रूर देती है, और वैल्यू भी किस तरीके से, देखिए वो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देती है, और साथ में रेंटल यील्ड भी दे रही होती है। Yeah. देखिए दिस इज द डिफरेंस, वी लेट्स जॉट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द रियल एस्टेट मार्केट। रियल एस्टेट मार्केट दो तरीके से हमेशा आपको इनकम देती है। Yes. रेजिडेंशियल में आपकी जो रेंटल यील्ड होती है वो थोड़ी कम होती है, कमर्शियल में वो ज़्यादा होती है, और उसके अलावा वो आपको एप्रिसिएशन हर साल दे रही होती है। Yeah. व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? Yeah, I agree. लिक्विडिटी में मैं मान सकता हूँ कि वो उतनी उस तरीके से नहीं होती जिस तरह से स्टॉक मार्केट होती है, बट इफ़ यू आर सेलिंग इट एट द मार्केट प्राइस, Yeah. इट इज़ ऑलवेज सेलेबल। Agree 100%. अब आते हैं मोस्ट फन पार्ट पे, विच इज द रैपिड फायर राउंड। ओके तो मैं अब आपसे फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगा जी, एंड आपने उसके आंसर्स भी है ना बिल्कुल रैपिडली देने और फायर भरे देने हैं। आई विल surely try that। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज मोर हॉटर, गुड़गांव और नोएडा? गुड़गांव हमेशा। हमेशा के लिए, मेरे लिए तो। ठीक है। रेंट और बाय इन 2025, विच व्हाट्स स्मार्टर? बाय। बिगेस्ट मिथ इन इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री? ये सारे बिल्डर और ब्रोकर चोर हैं। सारे के सारे चोर हैं। जी। वन मिस्टेक दैट अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर और होम बायर मेक्स? प्रॉपर्टी गिरेगी तब खरीद लेंगे। एग्री 100%. योर मोस्ट controversial opinion about real estate market that people don't agree upon? Controversial. Yeah. Buy the property and hold it. One thing that you would like to change about the RERA? I would say that government has to give more teeth to this authority and organization, which it is not having it currently. थोड़ा सा अभी लैक कर रहे हैं वहाँ पे। काफ़ी कुछ। Last question, sir. If you weren't in real estate, what else you would be doing? Real estate. इसके अलावा और कुछ नहीं? Real estate. एक्सीलेंट संदीप जी, एक्सीलेंट। मज़ा आ गया आज। सारी मेरे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए एंड इट वाज अ अमेजिंग कॉन्वर्जेशन एंड आई एम श्योर लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। आई एम श्योर आपने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे, और मुझे लगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर जो थे वो आप साथ में इतने हिंट में दे रहे थे कि मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ी नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टुडे हियर। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक्स।